दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, केडीबी लैब के माध्यम से प्रचार करना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं केडीबी लैब को, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। अभी संपर्क करें और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर सहित बिहार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अब लोगों को जुर्माना देना पड़ेगा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उप विधि 2022 की स्वीकृति दी है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बिहार के नगर पालिका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो फिर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते अगर आम आदमी भी पकड़ा गए तो भी उन्हें जुर्माना देना होगा। दरअसल बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद है, प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब पहली बार पकड़े गए तो 100 रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार पकड़े गए तो 200 रुपये, अगर तीसरी बार पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर प्लास्टिक को खुले में जलाने पर भी पहली बार 2000 रुपये, दूसरी बार 3000 रुपये और तीसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पटना, नालंदा सहित बिहार में कन्या उत्थान योजना के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सीएम कन्या उत्थान योजना में माता पिता जन्म से लेकर के 2 साल तक की अपनी बेटियों के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इससे बेटियों को बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की आर्थिक मदद दी जाती है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान माता पिता को अपनी जानकारी के साथ साथ अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र और फिर फोटो देनी होगी। इसका लाभ एक परिवार में 2 कन्याओं के जन्म तक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर कौन कौन से लाभ मिलेगा। तो बच्ची के जन्म होने पर 2000 रुपये, 1 साल का होने और फिर आधार पंजीयन कराने पर 1000 रुपये मिलेंगे। जब बच्ची के 2 साल होने और फिर पूर्ण टीकाकरण पर 2000 रुपये, 1 क्लास से 2 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 600 रुपये, वर्ग 3 से 5 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 700 रुपये और वर्ग 6 से 8 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर 9 से 12 हर साल पोशाक के लिए यानी कि कपड़ा के लिए 1500 रुपये या सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। जब 12वीं क्लास पास करने पर 10,000 रुपये, स्नातक पास करने पर 25,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.ekalyan.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत पूरे बिहार में सभी जिलों में फुटक्कर दुकानदारों को लेकर के अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चौक चौराहों पर सामान बेचने वाले दुकानदारों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को नए साल पर केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 20,000 रुपये लोन देगी। खबर के अनुसार केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत दुकानदारों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार 10,000 रुपये की लोन देती है, लेकिन अब इस योजना के तहत फुटक्कर दुकानदारों को पहली बार में ही 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स और फुटक्कर दुकानदारों को 3 चरणों में बिना किसी गारंटी के 80,000 रुपये का लोन दिया जाता है। इसका लाभ लेकर के स्ट्रीट वेंडर्स अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं। जहां पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन लेकर के देश भर के कई स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने बिजनेस को बेहतर बनाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नए साल में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 के जगह पर 20,000 रुपये का लोन उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, दरभंगा,
मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पटना, नवादा, नालंदा सहित पूरे बिहार की महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत 50,000 रुपए दिया जाएगा। इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने बिहार 67वीं सिविल सेवा परीक्षा की पीटी पास की है। खबर के अनुसार बिहार महिला विकास निगम द्वारा बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाली महिलाओं के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। योग्य महिला इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आपको बता दूं कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। इसके तहत उनके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। यह महिलाएं 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार महिला विकास निगम बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल wdc.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्णिया में आज से खास महल की जमीन की जांच होगी। इससे पहले जमीन की मापी की जाएगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कुल 8 टीमें गठित किया है। खबर के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम के सदस्य अमीन सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम लोग वार्ड 12 के खास महल की जमीन की मापी शुरू करेंगे। इसके बाद जमीन के कागजातों की भी जाँच की जाएगी। आपको बता दूं कि इस जमीन के जाँच के दौरान ये देखा जाएगा कि लोगों के पास कितनी जमीन का लीज पेपर है और लोग कितने स्क्वायर फीट जमीन में रह रहे हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बने और इसके लिए हम लोग पूरी जोर से कोशिश कर रहे हैं। जैसे गुजरात के लोग पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उसी तरीके से हम बिहारी भी चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बिहारी हो। जगदानंद सिंह ने कांग्रेस द्वारा नीतीश कुमार पर दिए जा रहे बयान को लेकर के कहा है कि कौन क्या चाहता है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी चाहती है और फिर हमारे राज्य की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने, उनमें सभी काबिलियत मौजूद है। जगदानंद सिंह ने कहा कि गुजरात के पास लोकसभा में 10 से 15 सीट ही है, लेकिन बिहार के पास 40 सीट है, तो फिर हमारे राज्य का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। गैर बीजेपी विपक्षी पार्टियों को लेकर के जगदानंद सिंह ने कहा कि अब गैर विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बिहार से नीतीश कुमार ही चेहरा है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के एक सांसद ने राज्यसभा में दावा किया है कि 2000 रुपए के नोटों का आपराधिक गतिविधियों और फिर अवैध व्यापार में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा सरकार को इसे चरणवार तरीके से बंद कर देना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग की 2000 रुपए के नोटों का दर्शन दुर्लभ हो गया है, एटीएम से नहीं निकल रहा है और अफवाह है कि ये अब वैध नहीं रहा। उन्होंने सरकार से इस बारे में स्थिति साफ करने की मांग की है। आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित करके चलन से बाहर कर दिया था। जब सरकार ने कुछ दिनों के बाद उनकी जगह पर 500 रुपए और फिर 2000 रुपए के नए नोट जारी कर दिए थे। मोदी ने दावा किया है कि पिछले 3 साल से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी है और बड़ी संख्या में 2000 रुपए के नकली नोट जब्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी कर रखी है। केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगहों पर ये ब्लैक में भी मिल रहा है जहां वह प्रीमियम पर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों, मनी लॉन्ड्रिंग और फिर टेरर फंडिंग की में सहित कई अपराधियों में इन नोटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दुनिया के सभी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बड़े नोटों का प्रचलन बंद हो गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अधिकतम $100 है और वहां भी $1000 के नोट नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने के बावजूद भी जदयू के खिलाफ काम कर रही थी। जी हां, जदयू नेता नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने कम सीटें जीती क्योंकि गठबंधन होने के बावजूद भी सहयोगी पार्टी हमारी हार सुनिश्चित करने में व्यस्त रही। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि उस दल यानी कि भाजपा के विरोधी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत
सकते हैं यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए सहमत हों। यह अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खुले अधिवेशन में संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, यह भी आरोप लगाया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के असंतोषजनक प्रदर्शन की वजह से तत्कालीन गठबंधन सहयोगी पार्टी भाजपा ही थी। उन्होंने जदयू की ओर से कहा कि उन्हें यानी कि भाजपा को याद दिलाया जाना चाहिए कि इससे पहले कभी भी हमारी पार्टी ने 2005 या फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में इतनी कम सीटें नहीं जीती थी। 2020 में हमें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमारे उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने सीधे सीधे अपनी पूर्व गठबंधन सहयोगी पार्टी भाजपा के नाम का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भर के ग्रामीण डॉक्टरों ने कल पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया। तकरीबन 1000 की संख्या में जुटे ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और फिर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था करें और विभाग से रजिस्ट्रेशन करा करके उनको स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ें। यह ग्रामीण चिकित्सकों की सुरक्षा का सवाल भी एक अहम सवाल है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। सम्राट चौधरी ने ग्रामीण चिकित्सकों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान उठाएंगे और संघर्ष में भागीदार बनकर के अंजाम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कीड़े वाली खिचड़ी खिलाने का मामला सामने आया है। बच्चों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्हें कीड़े वाली खिचड़ी खिलाई जा रही है। बच्चों के मुताबिक खाने में कीड़े की शिकायत करने पर उन्हें डांट से के भगा दिया जाता है। जहां इतना ही नहीं, जब बच्चों ने अपनी थाली में कीड़ा दिखाया तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि वह कीड़ा नहीं बासमती चावल है। मिड डे मील के खराब खाने का ये कोई नया मामला नहीं है। अक्सर स्कूलों से इस तरीके की शिकायतें आती रहती है। ताजा मामला भागलपुर के सबौर प्रखंड की रजनदीपुर मध्य विद्यालय का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां 10 दिसंबर की दोपहर स्कूल के बच्चों और फिर उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। यह स्कूल पर बच्चों को कीड़े वाला खाना खिलाए जाने का आरोप लगा है। जब बच्चों का कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने खिचड़ी में पाए गए कीड़े को बासमती बता करके उन्हें वही खिचड़ी खाने की मजबूर किया है। बच्चों ने बताया है कि पिछले 4 दिनों से उनके खाने में कीड़ा निकल रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। खराब खाने की शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों के लिए आने वाले अंडे चुराने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि कुर्रनी उपचुनाव में हार के बाद बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बोहचा विधायक अमर पासवान ने कुर्रनी में मिली हार पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हार स्वीकार करते हैं, लेकिन इस हार को लेकर के कुर्रनी उपचुनाव में लगे हुए सभी नेता, प्रमुख लोग, मंत्री, विधायक और फिर संसद को एक मंच पर बैठा करके हार के कारण का समीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन तारीबंदी जो एक समाज का वर्षों से चल रहे पेशा है उस पर भी विचार करने की जरूरत है। उन्होंने जिस तरीके से पासी समाज को महागठबंधन के प्रति लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया है जिससे पासी समाज आक्रोशित है। यह तारीबंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तारी पेड़ से होता है जबकि पेड़ से फल भी होते हैं, तो फिर इसका मतलब फल भी तो खराब है। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी तस्वीर कुछ और ही देखने को मिलती है। जब बिहार के नालंदा के सदर अस्पताल में रविवार को इलाज कराने के लिए एक मरीज को परिजनों ने उसे ठेला से लेकर के पहुंचे। जब मरीज को इमरजेंसी वार्ड के अंदर तक ठेले से ही पहुंचाया गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार शरीफ के कमरुद्दीनगंज मोहल्ला के निवासी राजीव प्रसाद की पत्नी को परसों पीड़ा हुआ तो फिर आनंद फानन में परिवार वालों ने 112 पर कॉल किया, लेकिन परिवार वालों का जवाब मिला कि इस समय अभी कोई भी एम्बुलेंस खाली नहीं है। इसके बाद परिवार वालों ने ठेले से ही मरीज को लेकर के अस्पताल पहुंच गए। सदर अस्पताल में आने के बाद भी स्ट्रेचर नहीं मिला। परिवार वालों ने वैसे ही मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ले गए, लेकिन इस दौरान अस्पताल की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं सदर अस्पताल से इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई है। कुछ दिन पहले ही सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से एक सड़े रूम तक ले जाने के लिए भी स्ट्रेचर नहीं मिला था। इसके बाद परिवार वालों ने बीमार महिला को गोद में ही उठा करके एक सड़े रूम में पहुंचाया था। इस तरह के मामले को लेकर के पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसको लेकर के कोई भी एक्शन नहीं लेता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके। इस दौरान उनके साथ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी बिहार आए हैं। इनके आगमन पर बिहार कांग्रेस की तरफ से भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के कई नेताओं का जमावड़ा राजधानी पटना के बापू सभागार में लगने वाला है। दरअसल बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर के खुशियों की लहर है। इस दौरान उनके साथ बिहार प्रभारी भक्त चरण दास भी उनके साथ नजर आ रहे। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या की राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। जब मंदिर निर्माण कार्य में गर्भगृह का कार्य शुरू हो गया है। राम मंदिर का निर्माण कार्य 60% पूरा हो गया है। महज 1 साल बचा हुआ है जब राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 2023 के दिसंबर माह में राम मंदिर का प्रथम तल बंद करके तैयार हो जाएगा। आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और फिर 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद से ही मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दिन रात मजदूर लगा करके मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जा सके, इसके लिए हर महीने भवन निर्माण समिति की बैठक की जाती है। दोस्तों बात करेंगे काले धन और जाली नोट पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2016 में नोटबंदी की गई थी। इसके बावजूद भी एक बार फिर से देश के बाजारों में जाली नोट की भरमार हो गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। खास करके मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद कांटी के बाजार में नकली नोटों का प्रचलन काफी बढ़ गया है, जिससे दुकानदारों के साथ अब ग्राहकों को भी काफी मुसीबत उठानी पड़ रही है। लोगों ने कहा है कि पहले 10 रुपए में, लोगों ने कहा है कि पहले 100 रुपए में जाली नोट देखने को मिल रहा था, लेकिन अब 50 रुपए के नोट में भी जाली नोट बाजार में दिख रहा है, जिससे आमजन काफी प्रभावित है। लोगों का कहना है कि ऐसी समस्या रही तो फिर काफ़ी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं प्रशासन से स्थानीय दुकानदार और ग्राहक ने अपील की है कि ऐसे धोखाधड़ी करने वाले जाली नोट का कारोबार करने वाले लोगों पर नकेल कसा जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करने और पीड़ितों तक कम समय में तुरंत राहत पहुंचाने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जब बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इस संदर्भ में NIT और फिर IIT पटना और दिल्ली के विशेषज्ञों के सहयोग से एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी स्वीकृति के बाद अगले साल से किसी भी आपदा के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन को किराए पर लिया जाएगा, लेकिन इस काम के लिए एजेंसी का 3 या फिर 5 साल की अवधि के लिए चयन किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी और विभाग के बीच करार होगा और इसके बाद आपदाओं के वक्त में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उनसे ड्रोन लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकार किसी भी तरह के आपदा में ड्रोन के सहयोग से राहत कार्य में तेजी ला सकेगी। बाढ़, भूकंप, वज्रपात और सुखाड़ सहित अनेक तरह की आपदाएं राज्य में प्रतिवर्ष आती है, जिनसे लाखों लोगों और फिर परिवार को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, जब कई जगहों पर इन लोगों तक राहत पहुंचाने में देर हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि रिस्पांस टीम समय से नहीं पहुंचती है, लेकिन ड्रोन के सहयोग से आपदा में फंसे लोगों को खोजना बेहद आसान हो जाएगा। जहां राज्य में अभी बाढ़ के दौरान NDRF, SDRF से सहयोग लिया जाता है, जिसमें बोट के माध्यम से पीड़ितों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बोट से सर्च ऑपरेशन भी पीड़ितों तक पहुंचाने में समय लग जाता है और पीड़ित राहत के इंतजार में फंसे रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उब चुकी है और बिहार में निरंकुशता बढ़ती दिख रही है। गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बिहार का अमन चैन बर्बाद हो रहा है, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार को क्षेत्र की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्नी उपचुनाव में जनता ने वैसे राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का काम किया है जो समीकरण जोड़ रहे थे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ दल MY का समीकरण तो बाबूजी का समीकरण और फिर फला पांडे का समीकरण की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक गठबंधन राज्य हित को लेकर के बनता है तो फिर अच्छा होता है। राज्य हित को लेकर के 1996 में पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब राज्य हित की जगह पद हित ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो फिर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल यूनाइटेड का खुला अधिवेशन जारी है। इस अधिवेशन में जेडीयू के तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे। इस खुले अधिवेशन में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सभी पार्टी नेताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यह खुला अधिवेशन जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव के अंतिम दौर में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य मिशन 2024 और 2025 है। वहीं जदयू के इस खुले अधिवेशन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब बेरोजगार किसान को सड़क पर लाने वाली पार्टी को उसकी असली हैसियत आगामी लोकसभा चुनाव में दिख जाएगा। अगला लोकसभा चुनाव में जनता ने मूड बना लिया है भाजपा मुक्त देश का और ये हो कर रहेगा। ललन सिंह ने कहा है कि हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हमारी पार्टी के सभी 40 सांसद चुनाव जीत करके लोकसभा जाएंगे। इस जीत के साथ ही देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। हम और हमारी पार्टी के लोग भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में जुट गए हैं और सफल होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि 303 कोई बड़ी बात नहीं है। कई राज्यों में हमारा अधिक सीट है, वहां पर भाजपा की सीट घटेगी। दोस्तों बात करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब जनता आंदोलन करेगी तब बीजेपी यहां से जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि धान और गन्ना के किसान काफी परेशान हैं, न ही उनकी फसल का पर्याप्त और फिर सही समय पर मूल्य मिला है और न ही उनकी फसल सही जगह पर बिक रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों के हित वाला एमएसपी कानून नहीं बनता है तब तक देश का किसान परेशान ही रहेगा। उनके नाम पर सरकार वोट बैंक की राजनीति करेगी। विपक्ष पर भी सवाल खड़े करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्ष भी डरा हुआ है और सदन में वह किसानों की बात नहीं करते हैं और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक किसान और आम जनता की बात कौन करेगा। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि 2024 से पहले और उसके बाद भी एक बड़ा जन आंदोलन होगा जिसके बाद बदलाव आएगा और किसानों का कुछ भला हो सकेगा। विपक्ष को लेकर के उन्होंने कहा है कि विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है, इसीलिए वे किसानों मजदूरों की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह करार देते हुए उन्होंने कहा 2024 के बाद अगर फिर से बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर पूरे देश में तानाशाही अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते आए हैं तो फिर आपके लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेने वाले किसानों के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के साथ आधार ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फिर वे किसान जल्द अपना ई-केवाईसी अपडेट करा ले, नहीं तो फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के जरिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में साल 2018 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत हर साल केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जी हाँ, हर साल मिलने वाली 6,000 रुपये की ये राशि 3 किस्त में के रूप में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। किसानों के खाते में कुल 12 किस्त के पैसे को ट्रांसफर किया जा चुका है। जब 12वीं किस्त मिलने के बाद से कई किसान 13वीं किस्त के पैसे का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 13वीं किस्त का पैसा कब ट्रांसफर करेगी सरकार, यानी कि 13वीं किस्त का पैसा हमारे खाते में कब आएगी। तो सूत्रों के अनुसार भारत सरकार किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसे को अगले साल जनवरी महीने में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं अगर आपने अब तक योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो फिर ऐसे में आपको जल्द से जल्द स्कीम में अपनी ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो फिर ऐसे में आपके 13वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के पुनसिया बाजार से एक प्रेमी जोड़े द्वारा भाग करके शादी करने का मामला सामने आया है। जब प्रेमिका पुनसिया बाजार की रहने वाली है तो फिर वही प्रेमी बाराहाट थाना क्षेत्र के चंगेरी गांव का रहने वाला है। दोनों काफ़ी समय से संबंध में थे। जब घर वाले नहीं माने तो फिर भाग करके मंदिर में शादी रचा ली और तस्वीरें शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब लड़की के परिवार वालों को जानकारी लगी तो फिर वे थाना पहुंचे और फिर बेटी की बरामदगी की गुहार लगाने लगे। बताया जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे। लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों ने अंत में घर से भाग करके शादी रचा ली। प्रेमी जोड़े ने शादी के बाद फोटो और फिर वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये प्रेम विवाह इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 2 माह पहले भी इस युवक के छोटे भाई ने पुनसिया बाजार की ही एक लड़की से प्रेम विवाह किया था और अब बड़े भाई ने भी इसी तरीके से शादी की है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता की खूब चर्चा हो रही है। उत्तराखंड राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीति हुई। अभी गुजरात और हिमाचल में भी ये मुद्दा काफी गर्म था। अब इस संबंध में संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता से सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसे जबरन थोपा जाएगा तो फिर इसे देश का मुसलमान कबूल नहीं करेगा। मौलाना बरेलवी ने कहा है कि संविधान ने बेशक राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने की इजाज़त दी है, लेकिन संविधान ने किसी समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की बात भी कही है। संविधान में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवाम की राय हासिल करें। अब ऐसी कंडीशन में हुकूमत अवाम पर जबरिया तौर पर इस कानून को अवाम पर नहीं थोप सकती है। यदि हुकूमत ऐसा करती है तो फिर देश का अवाम, खास तौर पर मुसलमान, इसे किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ने इस बिल के संबंध में सामने आ रही बातों पर चर्चा करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वे पहले अवाम के सामने समान नागरिक संहिता का खाका पेश करे, इस पर जनता से राय लें और जनता को बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इसे लागू करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर जनता की सहमति से इसे सदन में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से मौजूद है। ऐसे में इस कानून की क्या जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव सिंगापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन के दौरान गए हुए थे। तेजस्वी यादव रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वहीं उन्होंने बताया है कि लालू यादव अब अच्छे हैं, ऑपरेशन सफल रहा और रिपोर्ट में सुधार हो रहा है, नया किडनी अब काम कर रहा है, साथ ही बहन रोहिणी आचार्य भी रिकवर कर रही है। तेजस्वी यादव से मीडिया ने कुर्नी चुनाव को लेकर भी सवाल किया है। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, इससे परेशान होने की बात नहीं है। आरजेडी लगातार 15 सालों से हारती रही है, लेकिन अभी 2 चुनाव में वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके आई है। कुर्नी उपचुनाव में लोगों ने लोकल मुद्दों पर वोट किया होगा। 2024 चुनाव को लेकर के बीजेपी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब देश का चुनाव होगा तो फिर आम लोगों के मुद्दे पर चुनाव होता है। इसमें महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिमाचल की चुनाव हारी है, कुर्नी चुनाव को छोड़कर के सभी उपचुनाव बीजेपी हारा। यूपी सहित कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। दिल्ली में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, वहां भी बीजेपी हारी। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के अनुभव को लगातार बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्री के जब समय से गंतव्य पर पहुंचने की बात हो तो फिर रेलवे की तरफ से दिशा में लगातार सुधार किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप ट्रेन में सफर करने के दौरान फ्री खाने के भी हकदार होते हैं? जी हाँ, लेकिन ऐसा विशेष परिस्थितियों में ही होता है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो फिर आपको इस नियम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार सफ़र में ये नियम आपके लिए मददगार साबित होता है। रेलवे की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं में एक सुविधा फ्री खाने की भी है, लेकिन यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर हो सकता है कि आप भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँ। तो आइए अभी हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा के तहत आपको IRCTC की तरफ से फ्री खाने के अलावा कोल्ड ड्रिंक और पानी के लिए भी किसी तरीके का पैसा खर्च नहीं करना होगा। लेकिन ये नियम तब लागू होता है जब आपकी ट्रेन देरी से चल रही हो। रेलवे के नियम अनुसार ट्रेन के निर्धारित समय से लेट होने पर IRCTC की कैटरिंग पॉलिसी के तहत यात्रियों को नाश्ता और हल्का भोजन दिया जाता है। नियम के अनुसार यात्रियों को ये सुविधा तब मिलती है जब आपकी ट्रेन 2 घंटे या फिर इससे ज़्यादा देर से चल रही हो। ये सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो और वो 2 घंटे या फिर उससे ज़्यादा लेट होती है तो फिर IRCTC की तरफ से आपको नाश्ता और खाना मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर से छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वंदे भारत को महाराष्ट्र के नागपुर से रवाना किया है। रेल मंत्रालय का अगले साल अगस्त तक 75 वंदे भारत ट्रेन को ट्रैक पर उतारने का लक्ष्य है। रेल मंत्रालय के अनुसार 75 वंदे भारत ट्रैक को इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमति दे दी गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 67 रैक्स को अनुमति मिली है। जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाई गई थी। यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। इसके बाद 5वीं ट्रेन पिछले ही महीने 11 तारीख को मैसूर से चेन्नई के लिए रवाना हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में
थर्ड फ्रंट बनने की चर्चा को सिरे से खारिज करते हुए मुख्य फ्रंट को लीड करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनेगा। अगर विपक्षी पार्टी हमारी बात मानेंगे तो फिर जीत जाएंगी, अगर नहीं मानेंगे तो फिर इसमें हमको क्या, यह मेरा कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे अपने स्तर से इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने गैर भाजपा दलों से एकजुट का आह्वान किया है। जहां रविवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जदयू के खुला अधिवेशन में उन्होंने विपक्ष की एकजुटता को विस्तार देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम तो एक साथ मिलकर के लड़ने वाले लोग हैं, 7 पार्टियां एकजुट होकर के एक काम कर रही है, इसे और आगे बढ़ाएंगे। इसे लेकर के सभी पार्टियों से बातचीत भी चल रही है, अधिकतर पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। दावा किया गया है कि अगले चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि अगले चुनाव में भाजपा को पता चल जाएगा, जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो साल 2024 में भारी बहुमत से जीतेगा, भाजपा पूरे देश में हारेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि जदयू हर समाज, हर जात और धर्म की पार्टी है। किस समूह से आने वाले नेता कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है। हम तो रात दिन काम करते हैं, समाज के हर तबके के उत्थान और फिर विकास के लिए काम करते हैं। जनता मालिक है, वे चाहे जिसे वोट दें, लेकिन हम तो सबके लिए काम करते हैं। जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कहीं कोई बात हो तो कोई कमी रह जाए तो फिर उन्हें जरूर सूचना दें। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में अनोखा प्यार का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमी द्वारा रात के 2 बजे प्रेमिका के घर पहुंच करके उनसे मिलने का प्रयास किया। जब स्थानीय लोग और घर वाले जाग गए तब उस लड़के ने बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन स्थानीय लोगों और फिर परिवार वालों के द्वारा उसे कुएं से किसी तरीके से निकाल करके और फिर अपनी बेटी से शादी करा दी गई। ये जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पूरी घटना छपरा जिला के छपरा शहर के तेलपा के रहने वाले मुन्ना राज गरखा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर निवासी अपनी प्रेमिका से मिलने रात के करीब 2 बजे उसके घर पहुंचा था, लेकिन परिवार वालों को इस बात की जानकारी लग गई तो फिर मुन्ना राज में पास के कुएं में जाकर के छलांग लगा दी और गड़ी लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने और फिर परिवार वालों ने मिलकर के उसको बचाया, कुआं से बाहर निकाला और दोनों की रजामंदी से गांव में ही शादी करा दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ वायरल हो रहे इस मैसेज में लिखा गया है कि अब बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे। इसमें आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस योजना के लिए बेरोजगार युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अपने मोबाइल से ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करके अपना नाम जुड़वा ले, ये दावा किया जा रहा है। अगर इस तरह का मैसेज भी आपके व्हाट्सएप पर आया है तो फिर उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। PIB फैक्ट चेक में यह दावा गलत पाया गया है। इसको लेकर के PIB ने ट्विटर पर बेरोजगारों को आगाह किया है, सतर्क किया है। जी हाँ, किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले बार बार सोचें। अगर इसमें आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो फिर उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। साथ ही आप साइबर सेल को भी जरूर सूचित करें। अपनी जानकारी संभाल कर रखें। अगर कंप्यूटर स्मार्टफोन में इस तरह की जानकारी है तो फिर उसे पासवर्ड या फिर पैटर्न से सुरक्षित करें। सामान्य पैटर्न को साइबर हैकर आसानी से तोड़ लेते हैं। जब फोन को लॉक करके रखें। अगर आपका डिवाइस खो जाता है तो फिर उस स्थिति में आप अपने डाटा को घर बैठे मिटाने जैसी कुछ व्यवस्था जरूर बनाएं, ताकि साइबर जालसाजों से सुरक्षित रह सके। दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों की सेहत से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां पटना जिले में बच्चों की लंबाई में काफी सुधार देखने को मिला है। जी वहीं बच्चों का वजन भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। अच्छा पोषण और उचित देखभाल से ये मुमकिन हुआ है। जब विशेषज्ञ डॉक्टर टीकाकरण के आंकड़े में सुधार को भी इसकी वजह मान रहे हैं। ये खुलासा राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट में हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले की तुलना में सुधार दर्ज की गई है। अच्छे पोषण का असर बच्चों की सेहत पर भी पड़ रहा है। NHFS की सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में राजधानी पटना में 48.8% बच्चों की लंबाई और वजन सामान्य से कम था। 2019-20 में इसमें सुधार हुआ और फिर कम वजन और फिर लंबाई वाले बच्चों का प्रतिशत घट करके 46 पर आ गई। जी हाँ, वर्तमान में 43% की सामान्य वजन और फिर लंबाई में कम है। इस तरह हर साल में बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है, यानी कि करीब 6% बच्चों का वजन और लंबाई बढ़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा पर हैं। इस दौरान वे लगभग रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी हाँ, हाल ही में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार की यात्रा की पूरी कहानी बताई थी। साथ ही ये भी बताया है कि बिहार के विकास की गाड़ी पटरी से
क्यों उतरी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके लिए बिहार के विकास के आंकड़े को पीछे से देखना होगा। साल 1965 में बिहार अग्रणी राज्यों में ही था, लेकिन उसके बाद बिहार का पतन होना शुरू हो गया। लालू और नीतीश सरकार के कार्यकाल को भी घेरते हुए पूरी राजनीतिक यात्रा बता दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको बिहार के आंकड़े को थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। साल 1965 से लेकर के 1990 तक बिहार ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है। इस दौरान लालू यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 1966 से लेकर के 1990 तक इन 23 साल में बिहार में 25 अलग अलग सरकारें बनी हैं, 5 बार गवर्नर रूल और साथ ही साथ अलग अलग 20 मुख्यमंत्री बने हैं। इस दौरान कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना तो कोई कुछ महीने के लिए भी सीएम बना। इसके कारण बिहार के विकास को हाशिए पर रख दिया गया। यही कारण था कि बाकी राज्य आगे बढ़ते गए और बिहार पीछे होते चला गया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद यादव ने लोगों को आवाज दी। समाज के कुछ वर्गों को मनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि सच में लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। सामाजिक न्याय सिर्फ आवाज ही नहीं है। उन वर्गों को शिक्षा नहीं मिली, पूंजी नहीं मिली, जमीन नहीं मिली, उनकी स्थिति कुछ बदली ही नहीं थी। लालू यादव ने सामाजिक न्याय के जरिए अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया। जहां साल 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, उनका नारा रहा सामाजिक न्याय संग विकास। इस दौरान बिहार में कुछ विकास कार्य जरूर हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का दौर भी 2 भाग में बढ़ गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।